हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय जितने भी हुए हैं उनके सारे विस्तृत जानकारी जानेंगे और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है भारतीय इतिहास में, ये सारा कुछ देखेंगे। जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले थ्योरी पार्ट देखेंगे, फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस और आरओ में रामबाण साबित होंगे। तो आइए करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। ये आपके रहते हैं 1773 से लेकर के 1833 के कार्यकाल के बीच में जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे उनके बारे में वन बाई वन देखेंगे। 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट आता है उसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहले बंगाल का गवर्नर होता था, जब ये रेगुलेटिंग एक्ट होता है तो उसके बाद में नाम चेंज होता है तो उसे कहा जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। इसमें आते हैं आपके वारेन हेस्टिंग्स। तो ये पहले रहते हैं और इन्होंने द्वैत शासन की समाप्ति की थी 1772 में। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक और राजस्व के दोहरे शासन को समाप्त कर सत्ता पूरी तरह कंपनी के हाथ में ले ली थी। उसके बाद में दूसरा आता है रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया और कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। उसके बाद में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है 1784 में विलियम जोन्स के साथ मिलकर के ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। फिर युद्ध होते हैं इसमें। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से लेकर के 1782 तक होता है। उसके बाद में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच में। ये वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही होते हैं। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देने के कारण इन पर ब्रिटेन में महाभियोग भी चलाया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है वो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुए थे और सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। फिर आपका अगला जो गवर्नर जनरल आता है वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1786 से 1793 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है और इनके समय में स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट ये स्टार्ट किया गया था। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमींदारों के साथ भू राजस्व को स्थायी दर तय की गई थी। इसके बाद में भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस के जनक रहते हैं। प्रशासनिक सेवाओं का यूरोपीयकरण किया इन्होंने और जिला कलेक्टरों की न्यायिक शक्तियां छीनकर उन्हें केवल कर वसूलने तक सीमित कर दिया था। फिर है कॉर्नवालिस कोड। इन्होंने स्टार्ट किया था शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर आधारित कानून संहिता लागू की थी। तो और फिर इनके ही कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों की श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है। तो ये सारे फैक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय के हैं, सारे याद रखने हैं आपको। इनके जस्ट बाद आते हैं सर जॉन शोर। 1793 से लेकर के 1798 तक इनका कार्यकाल रहता है। इन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन सिद्धांत शुरू किया था जिसमें देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई, विशेषकर मराठों निजाम के मामले में। 1793 का चार्टर एक्ट इन्हीं के समय पारित हुआ था। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। इसके बाद में आते हैं आपके लॉर्ड वेलेस्ली। इन्होंने सहायक संधि स्टार्ट की थी और इन्हें सहायक संधि का पितामह भी कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए भारतीय राजाओं को सुरक्षा का झांसा देकर अपनी सेना उनके खर्च पर रखने के लिए मजबूर किया गया था और सबसे पहला शिकार बने थे हैदराबाद के निजाम। इन्होंने इसे 1798 में स्वीकार कर लिया। उसके बाद में मैसूर, तंजौर, अवध और मराठों ने भी इसको स्वीकार किया था। इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में और इस युद्ध में टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में होती है। और इसका जो मेन पर्पज रहता है नागरिक सेवा में आए नए ब्रिटिश युवकों के प्रशिक्षण के लिए कोलकाता में इसकी स्थापना की जाती है। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू होता है, ये रहता है 1805 ईस्वी तक और इसमें इनका दूसरा कार्यकाल बेहद छोटा रहा और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही इनकी मृत्यु हो गई जहां इनका मकबरा स्थित है। तो क्वेश्चन बनेगा आपका कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में किसकी मृत्यु हुई थी या किस वायसराय या फिर गवर्नर जनरल की मृत्यु हुई थी, तो वहां पर इनका ऑप्शन रहेगा, आपको मार्क करना है। फिर है सर जॉर्ज बार्लो। ये 1805 से 1807 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है और इनकी समय की मुख्य घटना रहती है 1806 में बेंगलोर का सिपाही विद्रोह जो धार्मिक प्रतीकों जैसे पगड़ी और तिलक पर प्रतिबंध के कारण स्टार्ट हुआ था। फिर इनके जस्ट बाद लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल आता है 1807 से 1813 के मध्य में। इनके समय में अमृतसर की संधि होती है 1809 ईस्वी में महाराणा रणजीत सिंह के साथ सतलज नदी की सीमा को मानकर ये ऐतिहासिक संधि अंग्रेजों के साथ की जाती है।
उसके बाद इन्हीं के कार्यकाल में चार्टर एक्ट 1813 आता है। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। उसमें चीन और चाय के बीच जो व्यापार था उसको छोड़ करके उनमें भी एकाधिकार बरकरार रहता है, बाकी अन्य चीजों पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इनके जस्ट बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये इनका कार्यकाल रहता है लगभग 10 साल का, 1813 से 1823 के बीच में। ये इनकी समय आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, 1814 से 16 के बीच में युद्ध होता है, और ये 1816 में सुगौली की संधि हो जाती है, उसके साथ ये समाप्त हो जाता है, जिससे अंग्रेजों को शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे पर्वतीय क्षेत्र मिल जाते हैं इस संधि के कारण। फिर इसी में इन्होंने मराठा साम्राज्य की समाप्ति कर देती है, यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में मराठों को पूरी तरह हराकर पेशवा का पद समाप्त कर देते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन इन्हीं के समय होता है। मध्य भारत में आतंक मचाने वाले पिंडारियों का क्रूरता से दमन इन्होंने किया था। और फिर इन्हीं के कार्यकाल में 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की जाती है। इसके प्रणेता रहते हैं थॉमस मुनरो, जो मद्रास प्रेसिडेंसी में सीधे किसानों से कर वसूलने की व्यवस्था लागू की जाती है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। ये आपके रहते हैं 1823 से 1828 के बीच में। इनके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 से 26 के बीच में, और 1826 में यानडूब की संधि के साथ बर्मा म्यांमार का कुछ भाग ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। 1824 का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर आता है आपका भारत गवर्नर जनरल। ठीक है, ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक, तो ये कब होता है? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इसमें सबसे पहले जो भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है वो 1828 से लेकर के 1835 के बीच में रहता है, और इनकी जो नियुक्ति होती है भारत के गवर्नर जनरल की, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पूरे भारत का इन्हें गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इन्होंने बहुत सारे सामाजिक सुधार किए हैं। उसमें से एक है आपका सती प्रथा का उन्मूलन। ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इन्होंने नियम चर्चा के तहत किया था। उसके बाद में ठगी प्रथा का अंत ये कर्नल स्लीमैन की मदद से क्रूर ठगों के नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त किया था। और इन्हीं के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा की स्टार्ट होता है। तो लॉर्ड मैकाले की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 1835 में अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया जाता है। फिर आते हैं सर चार्ल्स मेटकॉफ। ये 1835 से 36 के बीच में इनका छोटा सा कार्यकाल रहता है। ये भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता रहते हैं। इन्होंने प्रेस पर से सभी दमनकारी प्रतिबंध हटा दिए, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके बाद में सर ऑकलैंड आते हैं 1836 से 1842 के बीच में, और इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। ये 1838 से स्टार्ट होता है और 42 में समाप्त हो जाता है। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और सैन्य विफलता साबित होता है। इन्होंने ही शेरशाह सूरी के मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड रख देते हैं। इसके बाद में आते हैं लॉर्ड एलम्बरो, जिनका कार्यकाल 1842 से 1844 के मध्य रहता है, और इनके कार्यकाल में सिंध का विलय होता है 1843 में। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध प्रांत को पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दास प्रथा का इन्हीं के समय हुआ था 1843 में, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड एलम्बरो। भारत में सदियों से चली आ रही गुलामी या दास प्रथा को कानूनन प्रतिबंधित किया था। फिर लॉर्ड हार्डिंग आते हैं। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये 1844 से 1848 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में लाहौर की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है और सिखों की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। इन्होंने मध्य भारत की गौड़ जनजाति में प्रचलित नरवन प्रथा को प्रतिबंधित करने के कड़े प्रयास किए थे। फिर आगे आता है लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। इन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत का हड़प नीति के तहत जिन राजाओं के अपनी कोई संतान नहीं थी उन्हें गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई और उनके राज्यों को हड़प लिया था। और इसका शिकार सबसे पहले हुआ था सतारा 1848 में, फिर जैतपुर, संबलपुर, झांसी और फिर नागपुर। इन्होंने अवध का विलय किया था 1856 में। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को इन्होंने जबरदस्ती हड़प लिया था। इन्होंने रेलवे का विकास किया है। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे जो 34 किलोमीटर के बीच इन्हीं के समय चलाई गई थी। इन्होंने अन्य बहुत सारे सुधार किए हैं। संचार के लिए पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई, डाकघर अधिनियम 1854 लाए और भारत में पहली डाक टिकट जारी की। ये सारे देखने में तो भारत के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं
ब्रिटिश साम्राज्य की बू आ रही थी और उन्होंने अपने लिए ज्यादातर काम किए थे। ये पेन का विकास इन्होंने अपने लिए सामान को आयात निर्यात के लिए ही स्टार्ट किया था। इन्हीं के शासनकाल में वुड डिस्पैच आता है 1854 में, और जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। विवाह सुधार में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में इन्हीं के द्वारा मसौदा तैयार किया गया था। आगे है इसमें, अब यहाँ से वायसराय आ जाते हैं भारत के। 1858 से 1947 के बीच में ये सारे भारत के वायसराय बनते हैं। 1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद में ये बदलाव आता है। तो ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश संसद में भारत शासन अधिनियम या जो भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अब गवर्नर जनरल को वायसराय यानी ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि भी कहा जाने लगा। और पहले जो आपके वायसराय बने थे वो थे लॉर्ड कर्नल। 1856 से 1862 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। 1857 का जो महान विद्रोह होता है, देशव्यापी ऐतिहासिक क्रांति, इन्हीं के समय होती है, जिसे अंग्रेजों ने क्रूरता से दबा दिया था। प्रथम वायसराय बनते हैं 1858 के अधिनियम के बाद, ठीक है। और फिर पोर्टफोलियो प्रणाली 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में कैबिनेट या विभागीय प्रणाली की नींव रखी जाती है। तो ये सारे फैक्ट अगर पूछे जाएंगे तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय हुए थे। आगे इसमें न्यायिक सुधार भी आया था। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को लागू किया गया और इसमें बंगाल, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, ये 1862 से 1863 के बीच में छोटा सा कार्यकाल रहता है, उसमें ये वायसराय बनाए जाते हैं। इनके समय की मुख्य घटना थी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में फैला बहावी आंदोलन था, जिसका इन्होंने दमन किया था, और धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनके बाद आता है कार्यकाल सर जॉन लॉरेंस का 1864 से 1869 के बीच में, और इनके समय भूटान युद्ध होता है। भूटान को पराजित कर संधि करने पर इन्होंने विवश किया था। और उड़ीसा जो 1866 और राजपुताना में आए भीषण अकाल के बाद इन्होंने एक अकाल आयोग पैमाइन कमीशन का गठन किया। भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा भी इन्होंने स्टार्ट की थी। आगे इसमें इनके बाद आते हैं लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच में, और प्रथम जनगणना इन्हीं के शासनकाल में आयोजित होती है। पहली बार जनगणना का शुरुआत किया जाता है। ये अव्यवस्थित जनगणना थी। वित्तीय विकेंद्रीकरण इन्हीं के शासनकाल में, केंद्र और प्रांतों के बीच राजस्व के बंटवारे की शुरुआत होती है। अजमेर में राजकुमारों की शिक्षा के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली नामक एक अफगान कैदी ने चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी थी। ये पद पर रहते हुए मारे जाने वाले एकमात्र वायसराय थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। पद पर रहते हुए मारे गए थे और इनकी जो हत्या की थी अफगान कैदी ने चाकू मार करके। इसके बाद लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक आते हैं 1872 से 1876 के बीच में। पंजाब का प्रसिद्ध कोका आंदोलन इन्हीं के समय स्टार्ट हुआ था। काल भी इन्हीं के समय की मुख्य घटना थी। तो ये सारे फैक्ट नॉर्थ ब्रुक के समय हुए थे। उसके बाद में आते हैं लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है और ये प्रतिक्रियावादी वायसराय रहते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के बीच भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया ताकि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ न लिख सके। विशेषकर अमृत बाजार पत्रिका को निशाना बनाया गया था। आर्म्ड एक्ट ये 1878 भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना प्रतिबंधित कर दिया। शाही दरबार ये 1877 में जब दक्षिण भारत के लोग अकाल से मर रहे थे, इन्होंने दिल्ली में भव्य दरबार आयोजित कर महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। सिविल सेवा की परीक्षा में बैठने वाले सीएस जो परीक्षा होती थी उसमें जो अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर इन्होंने 19 वर्ष कर दी थी ताकि भारतीय इसमें शामिल न हो सके। तो ये सारे आपके फैक्ट ये लॉर्ड लिटन के समय हुए थे। ये प्रतिक्रियावादी वायसराय थे। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। लॉर्ड रिपन आते हैं फिर 1880 से 1884 के बीच में और इन्हें लोकप्रिय उदारवादी वायसराय के रूप में जाना जाता है। इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण सुधार किए थे, जैसे स्थानीय स्वशासन के इन्हें जनक कहा जाता है। भारत में पंचायतों और नगर पालिका जैसी स्थानीय संस्थाओं की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। नियमित जनगणना ये 1881 में हर 10 साल में होने वाली आधिकारिक तौर पर व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत कराई। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस को पूरी तरह निरस्त कर प्रेस को आजादी दी और पहला कारखाना अधिनियम 1881 लाकर बाल श्रम को नियंत्रित किया था। इन्वर्ट बिल 1883, इस बिल के तहत भारतीय जजों को भी यूरोपीय अधिकारियों की सुनवाई का अधिकार दिया जा रहा था, जिसका अंग्रेजों ने भारी विरोध किया था और इसे श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अंततः रिपन को यह बिल वापस लेना पड़ा और उन्होंने दुखी होकर के
इस्तीफा दे दिया था। लॉर्ड डफरिन आते हैं फिर 1884 से 1888 के बीच में, और इन्हीं के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के प्रयासों से बंबई में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहकर इसका मजाक उड़ाया था। इन्हीं के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 हुआ और वर्मा को पूरी तरह ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। फिर आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 के बीच में, और जो डूरंड रेखा 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच जो खींची गई है डूरंड लाइन, उसका निर्धारण इन्हीं के समय हुआ था। और दूसरा कारखाना अधिनियम 10 साल बाद यानी 1891 में पारित किया गया। फिर आते हैं लॉर्ड एल्गिन धोती, 1894 से 1899 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। इन्होंने एक प्रसिद्ध बयान दिया था, हमने भारतीय को तलवार के बल पर जीता है, और हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा करेंगे। इनके समय पूना में चापेकर बंधुओं ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी, तो ये फैक्ट पूछा जा सकता है। फिर आते हैं लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। इन्हीं के समय बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। इनकी रणनीति थी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत धार्मिक आधार पर बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया था। इसके विरोध में ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। प्रशासनिक कार्य क्या थे? पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की ताकि ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा की जा सके। रेलवे बोर्ड का गठन इन्हीं के समय हुआ था और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भी इन्हीं के समय पारित हुआ था। फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से लेकर के 1910 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 आया था, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत की गई थी और इसमें भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोए थे, तो ये अलग से पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना हुई थी। इन्हीं के समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल के बीच में हो गया था। तो ये सारे फैक्ट लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय के हैं। फिर आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये उनका कार्यकाल 1910 से लेकर के 1916 के बीच में रहता है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन होता है जिसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है। राजधानी भी परिवर्तित हो जाती है 1912 में, कोलकाता से ये दिल्ली बनाई जाती है राजधानी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई और इन्हीं के कार्यकाल में 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगर हमारे पेड वेब से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस पंडा टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां पर आपको यूपीपीसीएस आरओ प्रीलिम्स और मेंस बैच आपको मिल जाएंगे और मिनिमम फीस में आप मैक्सिमम रिजल्ट देख सकते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड चैमफोर्ड, ये 1916 से 1921 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। मॉन्टेगू चैमफोर्ड सुधार 1919 के प्रांतों में ध्वज शासन दायर की प्रणाली की स्टार्ट की जाती है। रोलेट एक्ट 1919 बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाले इस काले कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल के समय हो जाती है। फिर इनके बाद में लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है 1921 से 1926 के बीच में। ये एकमात्र यहूदी वायसराय थे। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को घटित होता है। गोरखपुर में हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। मोपला विद्रोह, काकोरी ट्रेन डकैती और स्वराज पार्टी की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल के समय होती है। ये सारे आपको ईयर भी याद रखने हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड इरविन, 1926 से 1931 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। साइमन कमीशन बिना किसी भारतीय सदस्य वाले इस आयोग का भारत में तीव्र विरोध हुआ था और लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था और फिर बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 में प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। फिर गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। इसके बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन भाग लेने जाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई जाती है इन्हीं के कार्यकाल में। फिर आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन, इनका कार्यकाल रहता है 1931 से 1936 के बीच में। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के कार्यकाल के समय हुए थे। आपको पता होगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। मैकडोनाल्ड जो सांप्रदायिक पंचायत शुरू होते हैं, कम्युनल अवार्ड
1932 में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही जाती है, जिसके विरोध में गांधी जी ने यरोदा जेल में आमरण अनशन भी किया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच में होता है और भारत सरकार अधिनियम 1935 इन्हीं के कार्यकाल के अंत में पारित हुआ था। फिर आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, ये 1936 से 1943 यानी सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहता है। और प्रांतीय चुनाव 1937 में 1935 के एक्ट के तहत पहली बार प्रांतीय चुनाव होते हैं, जिसमें कांग्रेस ने कई प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में बिना भारतीयों की सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर दिया गया, जिसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और क्रिप्स मिशन 1942 की विफलता के बाद यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेबल 1943 से 1947 के बीच में। वेबल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 में होता है। युद्ध के बाद भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने का प्रयास रहता है, वो असफल रहा। कैबिनेट मिशन 1946 भारत आता है। इसके आधार पर संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है और अंतरिम सरकार बनाई जाती है। मुस्लिम लीग द्वारा जो मुस्लिम लीग होती है उसके द्वारा पाकिस्तान की मांग को लेकर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है, जिससे देश में भीषण दंगे भड़क उठते हैं। तो 16 अगस्त को प्रत्येक दिवस यानी जो मनाया जाता है 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है और ये मुस्लिम लीग द्वारा पहली बार मनाया गया था। ये सारे तक तो आपको याद रखते हैं। इसके अलावा अब स्वतंत्रता के समय और उसके बाद में जो वायसराय रहते हैं उनके बारे में देखेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ये मार्च 1947 से जून 1948 के बीच में अंतिम वायसराय रहते हैं भारत के। अंतिम ब्रिटिश वायसराय है ये। इन्हें भारत के विभाजन और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की जिम्मेदारी देकर भेजा गया था। माउंटबेटन योजना ये 3 जून योजना भी इसे कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के रूप में देश के विभाजन का खाका तैयार किया गया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 संसद में पारित हुआ। इसके बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी मिल जाती है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर यह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने रहे। फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका कार्यकाल जून 1948 से जनवरी 1950 तक रहता है और ये एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल रहते हैं। माउंटबेटन के जाने के बाद राजा जी को इस पद पर नियुक्त किया गया था। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान पूरी तरह लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, तब इस पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपको पता होगा। इसके बाद में कुछ इसमें कोई समरी टेबल दी गई है, इसमें देख लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। देखो प्रशासनिक पद दिए गए हैं, प्रथम अधिकारी, अंतिम अधिकारी और मुख्य अधिनियम। जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल जो प्रथम रहता है वारेन हेस्टिंग्स और अंतिम रहता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्होंने जो सुधार किए थे रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत का गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग और अंतिम जो रहते हैं वो लॉर्ड कर्निंग। उसके बाद में इन्हें वायसराय बनाया जाता है कर्निंग को। लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय रहते हैं। भारत शासन सरकार अधिनियम के द्वारा भारत का वायसराय बनाया जाता है, ठीक है। और ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। पहले ये पद बंगाल का गवर्नर जनरल का होता था। फिर है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है प्रथम। ये अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहते हैं। उसके बाद में सी राजगोपालाचारी बनते हैं और ये भारत के अंतिम देश के अंतिम या भारतीय प्रथम रहते हैं स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। और इन्हीं के समय लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी पारित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपने देख लिए हैं। अब आते हैं बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने 1781 में कोलकाता मदरसा की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम कानून का अध्ययन और शिक्षण था। ये करेक्ट है। इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की और राजस्व अभिलेखों को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। ये भी राइट है। हेस्टिंग्स ने कॉर्नवालिस कोड की तर्ज पर दीवानी और फौजदारी अदालतों का एक पदानुक्रम पूरी तरह से अलग कर दिया था। तो ये हेस्टिंग्स ने नहीं किया था, कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत हो गया। पहला और दूसरा करेक्ट होगा, तो ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखो, अब दूसरा क्वेश्चन है कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। कॉर्नवालिस ने कर या राजस्व संग्रह और न्यायिक शक्तियों को एक दूसरे से अलग कर दिया था। ये आपका करेक्ट है। इन्होंने प्रांतीय दीवानी अदालतों प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील की स्थापना की, जो कोलकाता, ढाका और मुर्शिदाबाद और पटना में थी। ये भी राइट है।
इन्होंने फौजदारी न्याय प्रणाली में क्रूर शारीरिक दंड जैसे अंगभंग को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। करेक्ट है ये। इन्होंने सदर दीवानी अदालत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय मुख्य काजी को नियुक्त किया था। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। इन्होंने परिषद में भारतीय को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था, ना कि काजी के रूप में। तो डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि जो सब्सिडियरी अलायंस रहती है की शर्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संधि स्वीकार करने वाली रियासत को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी होती थी और उनके खर्च के लिए क्षेत्र या नगद का देना होता था। ये करेक्ट है। वह रियासत गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना किसी अन्य यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकती थी। ये भी करेक्ट है। फिर है आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रियासत के आंतरिक प्रशासनिक मामलों में पूर्ण रूप से हस्तक्षेप करने की वैधानिक रूप से हकदार होती थी। तो ये वैधानिक रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। ये वाला गलत हो गया। पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर राइट होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ब्रांडेड क्वेश्चन लिए गए हैं और ये इसमें स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों को देखते हुए क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल जो 1828 से 1835 के दौरान हुए सुधारों के बारे में आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। इन्होंने सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 के नियम 17 को शुरुआत में पूरे ब्रिटिश भारत में एक साथ लागू किया था। तो यहाँ पर ये नियम 17 नहीं रहता है। ठीक है, तो ये पहला वाला आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है इसमें इन्होंने कर्नल स्लीवेल की सहायता से ठगी प्रथा का दमन किया था। ये करेक्ट है। और इनके समय में ही 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की प्रशासनिक और ढांचागत नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डलहौजी ने गैर विनियमन प्रणाली यानी नॉन रेगुलेशन सिस्टम की शुरुआत की जिसके तहत नए जीते गए क्षेत्रों के लिए केंद्रीकृत प्रशासन बनाया गया। तो ये आपका करेक्ट है। इन्होंने भारत में पहली बार एक अलग लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी की स्थापना की। करेक्ट है ये। व्यक्तिगत का सिद्धांत के तहत हड़पा गया पहला राज्य अवध था। तो ये अवध नहीं था, ये था सतारा। अवध का तो कुशासन का आरोप लगा करके इन्होंने हड़प किया था। यहाँ सतारा था और ये पूरा गलत हो गया। तो पहला और दूसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया जिससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी पत्रिका में परिवर्तित हो जाती है। तो ये करेक्ट है। और इन्होंने शस्त्र अधिनियम 1878 आर्म्स एक्ट पारित किया जिसके तहत भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस अधिकार रखना अपराध बना दिया गया, लेकिन ये नियम गोरों पर लागू नहीं था। ये भी राइट है। और इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से बढ़ाकर नहीं घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। तो ये आपका गलत हो गया। पहला और दूसरा करेक्ट होगा। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे है 7वां क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लिए गए हैं, फ्रेम किए गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वनडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहां पर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पेड बैच अवेलेबल है। मिनिमम फीस में मैक्सिमम रिजल्ट के लिए हमारे पेड बैच से जरूर जुड़ेंगे। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से सही है। रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन पर एक प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये करेक्ट है। और इन्होंने जो इन्वर्ट बिल विवाद होता है 1883 में आया था, उसका मुख्य कारण यह था कि इसमें भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अधिकारियों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा था। ये भी सही है। बाद में ये इसको वापस लेना पड़ा था और इन्होंने फिर अपना इस्तीफा भी दे दिया था। रिपन ने प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया जो मुख्यतः बाल श्रम को विनियमित करने से संबंधित था। तो ये राइट है। तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट इनके करेक्ट है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन 1899 से 1905 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। प्रशासनिक सुधारों और नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्जन ने सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग 1902 में गठन होता है। करेक्ट है ये। इन्होंने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 को पारित किया जिसके तहत पुरातत्व विभाग की स्थापना सुदृढ़ हुई। ये भी ठीक है। कर्जन ने तिब्बत में यंग हस्वैंड मिशन भेजा ताकि वहां रूसी प्रभाव को रोका जा सके।
ये भी राइट है, तो तीनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के बारे में, सॉरी, अब लॉर्ड इरविन के बारे में पूछा गया है। 1926 से 31 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है और इनके दौरान घटित घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही होता है। यहाँ पर ये ईयर दिया गया है, ये ईयर आपका एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है। तो सीधे पूछा जाएगा साइमन कमीशन का भारत आगमन लॉर्ड इरविन के ही कार्यकाल में हुआ था, तो ये करेक्ट है। फिर दूसरा है, इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की एक अस्पष्ट घोषणा की थी, जिसे दीपावली घोषणा कहा जाता है, भी राइट है। गांधी इरविन समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ या दौरान जब्त की गई सभी संपत्तियों को बिना शर्त वापस करने पर सहमति व्यक्त की थी। तो ये बिना शर्त वापस नहीं किया था, इनमें कई सारी शर्त रखी गई थी और इसमें तीसरे पक्ष को भी नहीं बेचा गया था, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। पहला दूसरा राइट है, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड निम्नलिखितों के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनके कार्यकाल के दौरान पहली बार प्रांतीय चुनाव कराए गए थे, करेक्ट है ये। अगस्त प्रस्ताव भी की घोषणा युद्ध के बाद भी संविधान सभा के गठन का वादा किया गया था, ये भी राइट है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी समय ये भारत के वायसराय थे, ये भी ठीक है। तीनों करेक्ट है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मैचिंग वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो ये आपको बताना है। गवर्नर जनरल वायसराय दिए गए हैं और दूसरी सूची में महत्वपूर्ण नीति और घटनाएं दी गई है, आपको इसमें मैचिंग कराना है। तो एलन बरो के समय क्या हुआ था, ये सिंध विलय हुआ था 1843 में। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इनके समय घटना घटित हुई थी, नरवली प्रथा कांड हुआ था खोड़ जनजाति द्वारा। लॉर्ड लैंसडाउन, इनके समय में दूसरा कारखाना नियम आता है, अधिनियम, जो 1891 में। और लॉर्ड इरविन सेकंड, इनके समय भयंकर अकाल पड़ता है और नोएल आयोग के गठन होता है। तो यहाँ पर 2, 1, 3, 4 ए पार्ट आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। फैसला दिए गए हैं और सूची 2 में आयोग और समिति का गठन दिया गया है। तो लॉर्ड डफरिन जो रहते हैं, इनका संबंध रहता है लोक सेवा आयोग यानी एचिसन आयोग के तरफ, ठीक है। तो इसमें 12वें में पहला आ जाएगा एचिसन आयोग। लॉर्ड लिटन के समय स्टैची आयोग बनता है यानी अकॉल आयोग। और लॉर्ड चैनफोर्ड के समय सैडलर आयोग आता है। और लॉर्ड रीडिंग के समय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन का गठन होता है। तो 2, 1, 4, 3 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है इसमें फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनके समय अमृतसर की संधि होती है 1809 में। फिर है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय सुगौली की संधि होती है 1816 में। फिर लॉर्ड एम हस्ट के समय, इनके समय क्या होता है, यांडोक की संधि। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय वसीम की संधि। तो फिर से आपका 2, 1, 4, 3 ये आपका मैचिंग हो जाता है, जो कि आपके ए पार्ट में गिवन है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में फिर से आपके गवर्नर जनरल वायसराय दिए गए हैं और सूची 2 में विधेयक या अधिनियम दिए गए हैं। लॉर्ड मेयो के समय सांख्यिकी विभाग की स्थापना हो जाती है, तो यहाँ पर सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना होती है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय कुका आंदोलन स्टार्ट होता है। और लैंसडाउन के समय समान आयु अधिनियम जो होता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। और कर्जन के समय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम लाया जाता है। तो यहाँ पर आपका 2, 3, 1, 4 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य दिए गए हैं और उनका विलय वर्ष आपसे पूछा गया है, मैचिंग करने को बोला गया है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत यानी व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत। तो जयपुर और संबलपुर, इनका जो विलय हुआ था 1849 में। सतारा का 1848 में सबसे पहले हुआ था। फिर यहाँ पर दिया गया है उदयपुर, इसका 1862 में। और झांसी का 1852 में और 53 में, ठीक। 2, 1, 4, 3, 4 सही हो जाएगा। बी पार्ट आपका राइट हो गया। गवर्नर जनरल वायसराय दिए गए हैं और विशेष घटना या फिर प्रथा। तो जॉन सोर के समय क्या हुआ था, 1893 का चार्टर एक्ट और गैर हस्तक्षेप की नीति आई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, यह संधि कब हुई थी, 1792 में। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये आपका आगरा प्रांत का निर्माण होता है 1834 में।
और कैनिंग के समय यूरोपीय सैनिकों द्वारा स्वायत्त विद्रोह होता है। 2, 1, 3, 4 ये पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है 17वां, ये देखो आपका सिंपल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है, टफ है ये, आपको इसमें घटनाएं याद होंगी तभी कर पाएंगे। लॉर्ड डफरिन तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध इनके समय हुआ था, करेक्ट है ये। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड भारत की जो राजधानी थी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, करेक्ट है ये। लॉर्ड रीडिंग चौरी चौरा जो घटना हुई थी, असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। और जो लॉर्ड वेलेस्ली है प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय होता है, ना कि वेलेस्ली के समय। तो डी पार्ट यहाँ पर राइट आंसर हो गया। गवर्नर जनरल दिए गए हैं और दूसरे में भूमि राजस्व प्रणाली का विकास। तो यहाँ पर आपको बताना है कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त शुरू होता है 1793 में। इनका जब शासन का अंत रहता है उसी साल होता है। वारेन हेस्टिंग्स के समय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की जाती है, और पंचवर्षीय योजना का मतलब है जो फार्मिंग सिस्टम शुरू होता है 1772 में स्टार्टिंग में ही। उसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो रहते हैं इनके समय रैयतवाड़ी की आधिकारिक मंजूरी मिलती है। तो ए से 1 से करेक्ट होगा, और चौथा आपका डी चौथा से करेक्ट हो जाएगा। विलियम बेंटिंग के समय उत्तर भारत में महालवाड़ी प्रणाली का रेगुलेशन होता है 1833 में। तो 2, 3, 1, 4 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। वायसराय दिए गए हैं और घोषणा पत्र आपको इसमें सही सम्मेलन करना है। तो लॉर्ड वेबल के समय क्या हुआ था, शिमला सम्मेलन। फिर लॉर्ड लिथगो के समय हुआ था ब्रेक डाउन प्लान हुआ था। लॉर्ड इरविन के समय क्या हुआ था, दीपावली की घोषणा की गई थी डोमिनियन स्टेट में। और माउंट बेटन के समय बॉल्कन प्लान आया था, डिकी बर्ड प्लान। तो यहाँ पर 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 ये पार्ट आपका करेक्ट हो गया। कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा गया है, 20वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लॉर्ड मेटकाफ है, ये भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक रहते हैं। तो ये रिपन रहते हैं, क्रॉस में हो जाएगा। मेटकाफ ये समाचार पत्रों के मुक्तिदाता रहते हैं। और ऑकलैंड जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत होती है, तो ये वाला आपका करेक्ट है। और जो लास्ट में दिया गया है पेंडारियो का दमन, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय होता है, ना कि एलनबरो के समय। यहाँ पर केवल सी पार्ट आपका करेक्ट होगा। फिर आगे है, अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गवर्नर जनरलों के सही कालानुक्रमिक क्रम की पहचान करना है आपको। तो इनमें सबके कार्यकाल याद होंगे तभी आप मैचिंग या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा पाएंगे। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहता है 1772 से लेकर के 85 के बीच में। इसके बाद कॉर्नवालिस आते हैं 86 से 93 के बीच में। फिर जानसोर आते हैं 93 से और 98 के बीच में, 1798। उसके बाद में वेलेस्ली का कार्यकाल स्टार्ट होता है 98 से 1798 से और 1805 के बीच में। तो ये सारे क्रोनोलॉजिकल ही दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों को उनके भारत में कार्यकाल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आता है यहाँ पर और फिर बाद में कौन रहता है, ये आपको बताना है। ऑकलैंड का जो सबसे पहले लॉर्ड हेस्टिंग्स रहते हैं, ऑप्शन में दिया गया है। इनका कार्यकाल देखेंगे 1813 से 23 के बीच में। फिर लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं, ये 1807 से 13 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। लॉर्ड एम्बेसडर ये होते हैं आपके 1823 से लेकर के 28 के बीच में। और विलियम बेंटिंग रहते हैं ये आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनका कार्यकाल रहता है 1828 से लेकर के और 35 के बीच में। तो यहाँ पर आपको आप लगा लीजिएगा 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के मध्य निम्नलिखित गवर्नर जनरल का सही कालानुक्रम आपको बताना है। जैसे देखो ये दिए गए हैं। तो लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल रहता है आपका 1836 से 42 के बीच में। एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 44 के बीच में। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है, ये 1844 से 48 के बीच में। ये तो क्रम में ही दिया गया है। और ये 1848 से 1856 के बीच में। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखो यहाँ पर है लॉर्ड जॉन लॉरेंस है, इनका कार्यकाल 1864 से 69 के बीच में रहता है। मेयो का रहता है 1869 से
और 72 के बीच में। नॉर्थ ग्रुप का रहता है 1872 से 76 के बीच में। और निम्नलिखितों का रहता है, यहाँ पर निम्नलिखितों नहीं है, यहाँ पर इन्होंने लॉर्ड लिटन दिया है, ये सारा इंसिडेंट हुआ है। तो लिटन का कार्यकाल रहता है 1876 से 80 के बीच। तो ये सारे क्रमानुसार दिए गए हैं, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ के वायसराय को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो लॉर्ड लैंसडाउन है, इनका कार्यकाल रहता है 1888 से 94 के बीच में। एल्गिन सेकंड का कार्यकाल रहता है 1894 से 99 के बीच में। कर्जन का 99 से 1899 से 1905 के बीच में। बंगाल विभाजन इसी के समय होता है। और लॉर्ड मिंटो सेकंड, इनका रहता है 1905 से लेकर के 10 के बीच में। तो ये आपके क्रोनोलॉजिकल हो गए 1 2 3 4, ये पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कार्यकाल और उनके सही ऐतिहासिक क्रम में लगाएंगे, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इनको। हॉर्डिंग सेकंड है, इनका कार्यकाल 1910 से 16 के बीच में रहता है। चैम्बरफोर्ड का 1916 से 21 के बीच में। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 21 से 26 के बीच में। और इरविन का 26 से 31 के बीच में। तो ये सारे क्रोनोलॉजिकल दिए गए हैं 1 2 3 4, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध स्वतंत्रता के समय के करीब के वायसरायों का सही कालानुक्रम आपको लगाना है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा होगा। वेलिंगटन का कार्यकाल रहता है 1931 से 36 के बीच में। लिंडथगो का 1936 से 43 के बीच में। बेबल का आता है 1943 से 47 के बीच में। और माउंटबेटन का 1947 से और 48 के बीच में। सारे क्रोनोलॉजिकल दिए गए हैं, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है आगे गवर्नर जनरल वायसराय के समय पारित हुए शैक्षिक सुधारों और अधिनियमों का कालानुक्रम आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई हैं, इनके नाम दिए गए हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं होंगे, हिंट के लिए दिया गया है। मैकाले का शिक्षा का मिनट जो आया था ये आपका 1835 में। वुड्स डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के समय, ये 1854 में। हंटर शिक्षा का आयोग लॉर्ड रिपन के समय आया था 1882 में। और विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 में। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल आपको लगाना है, तो ये भी सीधा 1 2 3 4 हो जाएगा, ये पार्ट करेक्ट हो गया। ब्रिटिश भारत की निम्नलिखित राजनीतिक संवैधानिक घटनाओं को उनके वायसराय के कार्यकाल के अनुसार पहले से बाद में लगाना है। इल्बर्ट विल विवाद आया था लॉर्ड रिपन के समय, कब आया था? 1883 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। लैंसडाउन के समय डुरंड आयोग की स्थापना हुई थी 1893 में। और दिल्ली दरबार दूसरा आयोजित किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय, कब हुआ था? ये 1903 में। सारे फैक्ट आपके सामने हैं, 2 1 3 4, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का। 1940 के दशक के निम्नलिखित योजनाओं के उनके कार्यकाल जो दिए गए वायसराय और सही क्रम में लगाना है आपको। अगस्त प्रस्ताव आया था लॉर्ड लिंगलिथगो के समय में, 1940 के दशक में आया था, ये 1940 में ही आया था। क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिंगलिथगो के समय आया था, ये 1942 में मार्च का महीना था। और सी राजगोपालाचारी फार्मूला लॉर्ड वेवेल के समय आया था, ये 1944 में। और कैबिनेट मिशन योजना लॉर्ड वेवेल के समय 1946 में। तो सारे क्रोनोलॉजिकल दिए गए हैं, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पीसीएस वंडर टेलीग्राम से जुड़ने के जरूर जुड़ेंगे, वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और डेली करंट अफेयर्स और क्विजेस से जुड़ने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ेंगे, आपको मैक्सिमम लाभ अर्जित होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।